नमस्कार फ्रेंड्स। जुस्को श्रमिक यूनियन भारत की सबसे संभ्रांत और सबसे स्मूथ और सबसे लाइमलाइट में रहने वाली श्रमिक यूनियन, जिसके अध्यक्ष रघुनाथ पांडे जी, दूसरा अमरनाथ तिवारी जी वर्किंग प्रेसिडेंट, सीडीएस कृष्णन जनरल सेक्रेटरी और डायनेमिक पर्सनालिटी गोपाल जायसवाल जी ट्रेजरर। तो इन सब लोगों के साथ में और कंपनी के मैनेजमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि जो कि कुछ खट्टी है लेकिन ज़्यादा मीठी है। तो पहले मीठी मीठी बातें करते हैं कि सर, जो आप लोगों ने समझौता किया आपकी बैठक में जो श्रमिकों के लिए, क्योंकि हमेशा से आप लोग दशक दर दशक श्रमिकों के लिए आप लोग हित की बात करते रहे हैं और पूरा जीवन आप लोगों ने खपाया है, ये हम सब लोग इसके साक्षी हैं। लेकिन इस बार के बैठक में क्या क्या मेन मुद्दे थे कि जिस पर आपको लगा है कि इस बार हमने जो काम किया है बहुत संतोषजनक है और ये हमारे श्रमिकों के लिए भविष्य निर्माण करता है? धन्यवाद प्रिय साथियों। सबसे पहला कोई भी पूछता है कि एमजीबी हमारा क्या मिलेगा, मिनिमम ग्रांटेड बेनिफिट, ये एम्प्लॉई सबसे पहले पूछेगा। जो हम लोगों ने जो हमारे जुस्को में नए एम्प्लॉई है, जो जुस्को के एम्प्लॉई है, उनका एक बहुत बढ़िया एमजीबी जो हम लोगों ने दिलाया है, जो JW1 से लेके 2600 जो बेसिक में जाके मर्ज कर जाएगा। एक तो 31/12/17 को बेसिक डीए और एमजीबी मर्ज कर जाएगा, तो 2600 हुआ। और उसके बाद 4, 5, 6 अगर देखेंगे जो ग्रेड रहे वो 3600, 3600 और 4600, 4600 रुपया जो जेएस ग्रेड के लोगों को बेसिक में ये मर्ज होगा। केवल हम लोग बेसिक को देखते हैं कि 4600, 3600 मिला और 2600, लेकिन उसके पीछे क्या है, सीटीसी, उसमें प्रोविडेंट फंड भी उसी के हिसाब से कटता है। और जब पीएफ कटेगा जब एम्प्लॉई का, तो एम्प्लॉयर को भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा जो परसेंटेज है। उसके बाद उसके चलते ग्रेचुटी में फ़ायदा होता है, उसके चलते सालाना बोनस में फ़ायदा होता है। आप छुट्टी बेचते हैं तो उसमें भी उसका फ़ायदा होता है। तो बहुत सारे जगह है जहाँ दिखाई नहीं देता है, वो मिलता है। तो ये एमजीबी लोग पूछते हैं। दूसरा नंबर, पुराने जो हमारे एम्प्लॉई हैं जो टाटा स्टील से ट्रांसफ़र एम्प्लॉई है, उन्हें 10.25% मिनिमम ग्रांटेड बेनिफिट मिला है जो बेसिक डीए में मर्ज करेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छा एक अमाउंट है। और पिछले बार से जो हमारा कुछ ज़्यादा था उस दायरा को हम लोगों ने कम किया है, जो 2012 में था। 2012 से हम लोगों ने घटाया है। जो 16 में एग्रीमेंट हुआ था तो उसको घटा के हम लोगों ने कम में रखा है। जैसे जिस समय टाटा स्टील का भी हुआ था तो उसका दायरा से हम लोगों ने पहले जो गैप था उसको हम लोगों ने भरा है। जी, तो ये 2018 में ये 18 से लागू होगा, तो 18 के बाद ये सब कर्मियों को मिलेगा, जितने सब जो उस टाइम 31/12/17 को थे उनको मिलेगा। और दूसरा जो है सो जो 31/12/17 के बाद, ये तो 7 साल का एग्रीमेंट है उस जो 31/12/24 तक लागू होगा। उसके बाद जो लोग बाद में नए एम्प्लॉई आए हैं 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में भी आए हैं, तो उन लोग के लिए एक खासियत क्या हुआ, बड़ी अच्छी एग्रीमेंट है जो यूनियन को तारीफ़ करना चाहिए। नहीं तारीफ़ करेंगे तो हम अपना पीठ अपने थपथपाएंगे कि हम लोगों ने बेसिक और डीए और एमजीबी भी उन सभी लोगों को हम लोगों ने दिलवाया ये 1 जनवरी 2023 से। तो बेसिक डीए एमजीबी ये मिला। और लोगों का डीए, जो पुराने लोगों को डीए मिल रहा था तो एक सिस्टम के मुताबिक मिलता था, जिसको हम लोगों ने क्या किया कि उनको प्रोटेक्ट कर दिया। उनका जो माने मैनेजमेंट साइड से आया था कि 19 में इसको प्रोटेक्ट ये करते हैं, माने आपका डीए का सिस्टम को चेंज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। और इसके बाद उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बाद अब जो है 1 जनवरी से उनका डीए का एक सिस्टम रहेगा। स्पीड उसका थोड़ा कम हो जाएगा ज़रूर। जी बिल्कुल अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल एक पितामह हैं श्रमिक यूनियन का और जुस्को श्रमिक यूनियन का। जुस्को में एक एक काम, एक एक ईंट जो लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो आपके
माने समझिए कि वो कृतित्व का एक नमूना है, और श्रमिकों के लिए खासकर। लेकिन 2-3 बातें, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि नए श्रमिकों के लिए पहले अमूमन ये होता था कि जिस दिन हम लोगों ने समझौता किया, बातचीत किया, जिस दिन पटल पे आपकी सिग्नेचर और मैनेजमेंट का साइन हुआ, उसी दिन से लागू होगा। लेकिन आपने जो नए लोग भी आए हैं उसको भी मर्ज कर लिया है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई भी यूनियन की बैठक होगी तो ये जुस्को श्रमिक यूनियन की बैठक और इस फैसले का एक समझिए नमूना और एक साइटेशन पेश किया जाएगा, और ये हमारे लिए, हमारे श्रमिकों के लिए माइलस्टोन है। मैं इसको बहुत तारीफ करता हूं, और आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद सभी श्रमिकों की तरफ से मैं देता हूं। दूसरी बात, एक चीज़ें हमें समझ में आई थी कि 2 व्हीलर मेंटेनेंस अलाउंस है। ये अलाउंस क्या है कि 205 या 240 रुपए या अमूमन 300 के अराउंड हम मान लेते हैं। तो जब 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, हर चीज़ की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, मैकेनिक का कॉस्ट बढ़ा है, गाड़ी के पार्ट्स पुर्जे के कॉस्ट बढ़े हैं, हर चीज़ पे कीमत बढ़ा है। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या इस पे आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा ये सब ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि आजकल सब लोगों के हाथ में व्हीकल है, सब लोग विदाउट गाड़ी कहीं मूव नहीं कर पाते, खास करके हमारे टाटा में तो ज़रूर है ये बात। तो क्या आपको ऐसा लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा? हम लोग आपको बता दें, पेट्रोल अलाउंस भी हमारा 1 अप्रैल 2022 से ड्यू हो गया है, उसका भी एरियर के साथ मिलेगा। और LTC भी आपका, उसका भी जो है हमारा पहले से ड्यू हो गया है। ये दोनों अलाउंस हम लोग जल्द से जल्द बात करके, कल ही हम लेटर भी भेजेंगे कि इस पर भी बात होनी चाहिए, ये दोनों हम लोग करेंगे। ये एक मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पर एक दिया गया है, समझे ना? तो ये जो है सो सब जगह नहीं मिलता है। मतलब थोड़ी इस पे बात हो सकती है। अब मैं वर्किंग प्रेसिडेंट जी से नाइट अलाउंस सुनिए, नाइट अलाउंस भी नोट कर लीजिए, जो पूरा 120 रुपया से 160 रुपया नाइट अलाउंस का, वो सब हमने देख लिया है। अब इस पर थोड़ा मुद्दे पे बात करना है, बस ये तो हमने देख लिया है। अब क्या है कि जैसे नाइट अलाउंस है 120 से 160 रुपये है, तो क्या नहीं लगता कि इस मुद्दे पे भी बात हो सकती थी? मैं ये इसको बढ़ाने के लिए कुछ विषय पे बात हो सकती थी। और सब जगह कहीं 160 रुपया नहीं है। अच्छा, आप जाइए, एक टाटा स्टील छोड़ के 160 रुपया कहीं है ही नहीं जी। तो हमारा तो कंपनी जो है सो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसलिए हम लोग जितना बेहतर हो सका वो हम लोगों ने किया। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है सिक इंकेसमेंट जी, रिटायरमेंट के समय में जो 30 दिन फूल पे बेकार हो जाता था। पिछले बार 10 दिन किया, इस बार हम लोगों ने 20 दिन किया, 1 जनवरी से लागू हो गया। तो उन लोगों को जो रिटायर हुए उनको भी ये मिलेगा। उसके बाद जो है सो आपका एक्टिंग अलाउंस 31 से 39 ऐसे जो है मिलेगा। T1, ये बात जान लीजिए, कुछ 7-8 लड़का T1 में थे, T2 में, T3, उसको हम लोग 21 MGB में 2100 से 3200 रुपये किया, 2400 से 3500 रुपया किया, 2700 T3 का 2700 से 3800 रुपया किया। अब अध्यक्ष जी, मैं वर्किंग, हम लोगों का स्कूल फीस, हम लोगों के बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ते हैं, और शिक्षा आज के समय का बहुत महंगी चीज़ है। मैं वो बात नहीं कह रहा कि मैं, हमारी यूनियन ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, बहुत बेस्ट किया, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी लिया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी दिया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्रीमेंट किया। इसमें मैं बेंच थपथपा के मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन क्या स्कूल फीस जो 600 रुपये पर मंथ बच्चों के लिए जो हम लोगों ने लिखा है, कोई भी स्कूल का फीस, प्राइवेट स्कूल में हम चले जाएं सरकारी को छोड़ के, तो 2000 रुपये से कम फीस नहीं है, 1500 रुपये तो मिनिमम है ही है। तो बताइए कि एक कर्मी 1500 रुपये की फीस पे करके 600 रुपये उसे मिले, तो क्या थोड़ी सी स्पेस हम लोगों को बचती है कि इस पर हम लोग आगे के लिए कुछ योजना बनाएं कि स्कूल फीस कम से कम उतना दिया जाए, ट्यूशन फीस जो हम लोगों को पे करना पड़ता है? क्या इस पर विचार है आपका? धन्यवाद डॉक्टर अनु जी, आप एजुकेशन अनाउंस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताएं। निश्चित रूप से आज के डेट में वो आपके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से भी 600 रुपया फुलफिल नहीं करता है। लेकिन आप प्रीवियस का आपने जो ध्यान आकर्षित कराया है हम लोगों का एजुकेशन अनाउंस पर, निश्चित रूप से अभी के वर्तमान समय में ये आज भी कम है, और निश्चित रूप से हम लोग इसको भविष्य में और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप यदि जरा सा उस पर ध्यान देंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप देखिए कि पूर्व में जो हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था उससे लगभग दूना के पास में हम लोग पहुंचाए हैं। मैनेजमेंट से ये मैनेजमेंट को भी हम लोग साधुवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे प्रयास में सहयोग किया है। तो किसी भी मैनेजमेंट से लगभग दूना कराना बहुत आसान नहीं होता है। पहले ये 380 था जिसको हम लोगों ने 600 किया, और आपके बात से मैं 100% सहमत हूँ।
फ्यूचर में, भविष्य में, आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस पे खर्च तो एजुकेशन खर्च के नाम पे जो भी सब्सिडी या आप एक रिलीफ बोल सकते हैं जो मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब मैं अपने जनरल सेक्रेटरी महोदय से ये बात जानना चाह रहा था, जो कृष्णन सर हैं। कृष्णन सर, जो हम लोगों के एग्रीमेंट में एक बात और लिखी हुई है कि हम लोगों ने HRA 10% और HRA अभी 10%, 2012 में HRA 10% और 2018 में भी HRA 10%। तो अब रहने का भी कॉस्ट तो बढ़ा है, क्योंकि 10% जो हम लोगों का बेसिक का मिलेगा उसमें हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारे श्रमिकों को या हमारे किसी भी मजदूर भाइयों का उतने में कहीं 2 कमरे का एक मकान मिल सकता है। तो क्या उसके ऊपर भी आप लोगों ने कोई योजना बनाई है कि अगली मीटिंग में हम लोग HRA के ऊपर भी बात करें, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 33% 30% के आसपास देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगभग 28 से 30% देती है, तो हमारे जुस्को में 10% ही क्यों? क्या इसके ऊपर स्पेस बनता है कुछ? देखिए, आपने जो पॉइंट 10% का उठाए हैं ना, जी जी, हम लोग तो किसी का बेंचमार्क मार्क के फॉलो करते हैं। जी जी, टाटा स्टील में भी यही प्रोसीजर है जी जी, कि बेसिक का 10% मिलता है HRA, जी जी, और जितनी भी क्वार्टर्स है कंपनी का सब टाटा स्टील का है, जी। हम लोग को मिलता है, हम लोग अपने वर्कर को देते हैं। जी। तो वहाँ जो प्रैक्टिसेस है वही प्रैक्टिस यहाँ फॉलो हो रहा है। दूसरा चीज़, ये जितने ट्रांसफ़र एम्प्लॉय का ऑलरेडी 10% का ही था, जी जी, लेकिन नया जो जुस्को रिक्रूट्स थे, ये लोग को एक कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलता था। जी जी, कुछ पैसा दिया जाता था, लेकिन ये वो भी यहीं पे होता था जी जी, कि उनको पैसा भी मिल रहा, घर भी मिल रहा, अलाउंस भी मिल रहा। लेकिन इस बार मैनेजमेंट ने उनका वो अमाउंट को प्रोटेक्टेड कर दिया, और उसके बाद जितने भी न्यू रिक्रूट्स है इनका भी बेसिक को 10% कर दिया। जी जी, तो एक तरह से हम लोग बढ़ाए हैं, घटाए नहीं हैं। जी जी, लेकिन अब उनके बेसिक के हिसाब से वो कितना बढ़ रहा है वो हर एक इंडिविजुअल का वैरी करेगा। जी जी, जी, लेकिन आपका क्या कहना है कि बाहर में ये रेट में नहीं मिल रहा, वो तो वाजिब है, लेकिन हमको तो कहीं ना कहीं, मेरे लिए एक तो लिमिट है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग उसी के दायरे में रह के जो मैक्सिमम हम लोग ले पाए, यही हमको मैक्सिमम लगा जो हम लोग 10% ले पाया, क्योंकि 11% कहीं नहीं दिया जा रहा है। जी, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी सुंदर जानकारी दी। अब लास्ट सवाल एक पूछूंगा कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आपको ये लगता है कि यूनियन में जितने सारे हम लोगों ने समझौता किया, इन सब के आगे भी हम लोग कुछ ऐसे श्रमिकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ थॉट रखते हैं? क्योंकि ये सब समझौता तो हम लोगों के पेपर पे है और मिलेगा भी। तो अध्यक्ष जी का, आपका या पूरे आपकी टीम का क्या ऐसा फ्यूचरिस्टिक कोई अप्रोच है कि जिससे कि हमारे श्रमिकों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं और चलाने की बात किया जाए, और कुछ उसके ऊपर और भी प्लानिंग और योजना आप लोग तैयार कर रहे हो? निश्चित रूप से डॉक्टर अनुज जी, हम लोग जैसे अभी आपको अपने एग्रीमेंट में भी पढ़कर बताया, एक TPR जिसको टीम परफॉर्मेंस रिवार्ड बोलते हैं, हम लोग ओवरऑल सारे एम्प्लॉय के लिए इसको विदिन 6 मंथ में लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे एक तो कंपनी, जब टीम परफॉर्मेंस रिवार्ड आएगा तो कंपनी भी प्रगति करेगी और हमारे एम्प्लॉय को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। रिवार्ड दैट मीन्स कुछ उसका जो भी अमाउंट रहेगा, एक निश्चित अमाउंट, वो हर कर्मचारी को मिलेगा। एक ये हमारा विदिन 6 मंथ में प्रयास है, इसको हम लोग लॉन्च करके आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड वन जो हमने आपको बताया NPS, ठीक है, जब हम लोग, चूँकि ये ट्रस्ट का मामला है, हम लोग नहीं बना पा रहे, टाटा स्टील में से टैक्स पुराने एम्प्लॉय का कटता है, चूँकि यहाँ वो प्रावधान नहीं हो पा रहा है, तो NPS के माध्यम से जितने एम्प्लॉय हैं हमारे न्यू सीरीज के, उनको हम लोग लाभ पहुँचाने जा रहे हैं। जरा सा आपने एक एजुकेशन से संबंधित हमसे बात किया था, हमारा छूट गया था, उसमें करेक्शन कर दें। एजुकेशन में मैं बता दूं, पहले सिर्फ लिमिटेड स्कूल में सब्सिडी 380 रुपया मिलता था, 5 स्कूल था। आज के तारीख से 1/1/23 से ऑल ओवर इंडिया में नर्सरी टू 12 कहीं भी आप बच्चा पढ़ा लो, और वो फी का आप उसको एक रिसिप्ट दे दो, देन आपको ईयरली वो पेमेंट होता रहेगा। तो ये बिग अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर भी पढ़ रहे हैं, और लिमिटेड स्कूल जो 5 हमारा था वो क्रॉस हो गया, मतलब एवरीवन, कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़े उसको वो लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपका जस्ट ध्यान आकर्षित करने में दोबारा आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 मुद्दे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। एक पहला है कि क्या
हम लोग अपने लोगों के जो एजुकेशन लोग, क्योंकि हम लोगों के जब श्रमिक काम करते हैं तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और इसके लिए एजुकेशन लोन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या अपनी यूनियन, जिसको श्रमिक यूनियन, इस पर कोई फोकस कर रही है, विचार कर रही है कि अगर उनको एजुकेशन लोन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसमें असिस्ट करेंगे, हमारी यूनियन मदद करेगी और हमारे बच्चे कल उन बच्चों की तरह भी पढ़ सकें जैसे अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और फिर अधिकारी बनकर कंपनी को सर्व करते हैं। तो क्या वो मौका हम लोगों को भी मिलेगा क्या? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ एजुकेशन अलाउंस का पहले से प्रावधान है, एजुकेशन लोन का, नोट अलाउंस, सॉरी, एजुकेशन लोन का पूर्व से प्रावधान है। जिस कर्मचारी को जरूरत होता है, एक माध्यम बना हुआ है, उसके तहत एजुकेशन अलाउंस वो लोग लेते हैं और धीरे धीरे वो डिडक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रावधान है हमारे यहाँ, कुछ नया नहीं। अच्छा, कुछ नया नहीं है। एकदम बिल्कुल, धन्यवाद। अब बहुत बहुत समय आप लोगों का हमने लिया, लेकिन जी थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दूं मैं। जैसे टाटा स्टील एम्प्लॉय को वहाँ विजय गोपाल स्कॉलरशिप मिलता है, मिलेनियम स्कॉलरशिप मिलता है। हम लोगों ने भी अभी मैनेजमेंट से न्यू सीरीज के बच्चों के लिए, हमारे जो एम्प्लॉय हैं न्यू सीरीज के, उनके लिए भी आग्रह किया है, जिसके लिए मैनेजमेंट में समय मांगा है। उनका ये कहना है कि इसके लिए फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो हम लोग आग्रह किए हैं कि टाटा स्टील के तर्ज पर आप फिर से पुनः उसको, जैसे टाटा स्टील में मिलेनियम स्कॉलरशिप या विजय गोपाल स्कॉलरशिप है, न्यू सीरीज के लिए भी उसको चालू किया जाए। धन्यवाद डॉक्टर अमित जी। बिल्कुल। अब एक बात मैं जरूर आपका नोट चाहूँगा लास्ट में, कि अब हम लोगों के समय, क्योंकि आप लोग ग्रीन एनर्जी और ग्रीन शहर के ऊपर सबसे ज़्यादा काम जिसको ही करती है पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, उसमें अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी का पूरा सर्कुलेशन होगा, सब लोगों को ईवी लेना है। तो क्या आप जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर है, या हमारे पास 4 व्हीलर है, जितने हमारे श्रमिकों के पास, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या ईवी जो हमको चेंज करके ईवी लेना है, मैंडेटरी है, तो क्या उसमें हमारी यूनियन पहल कर रही है? क्योंकि ईवी के ऊपर हम पहल करेंगे, पूरी देश देखेगी, क्योंकि जिसको पहल करती है तो पूरी दुनिया देखती है कि जिसको नहीं किया है। क्या इस मामले में भी जिसको आगे रहेगी ईवी के यूटिलिटी के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए और उसकी फैसिलिटी के लिए, जिससे कि चार्जिंग पॉइंट हर जगह लगाई जाए, गाड़ियों के फाइनेंस और उनको एक्सचेंज में मौका दिया जाए, क्या कहेंगे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के देश के इन्वायरमेंट को देखते हुए, पॉल्यूशन को देखते हुए, ईवी ऑलरेडी जिसको में हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। आपका बहुत सारा व्हीकल जो हमारा पब्लिक हेल्थ में चल रहा है, या बहुत सारा गाड़ी जो 4 व्हीलर चल रहा है, उसमें हम लोगों ने अभी फोर्स करके नहीं बोला, बट वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। आप पता करिए अपने स्तर से, हम लोगों ने जो कमर्शियल व्हीकल है या हमारे 4 व्हीलर जो जिसको में चलते हैं, उसमें बहुत सारे हम लोगों ने ईवी शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चालू हो गया है हमारे यहाँ। पर्सनल यूटिलिटी के लिए भी, जैसे पर्सनल यूज़ के लिए भी बहुत सारे, बट फोर्सली अभी नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी हटा करके तुरंत लेना हर आम आदमी के बस में नहीं है। तो बाई फोर्स हम उसको नहीं बोल सकते तुम आज काज हटाओ और आज काज ये ले लो, ये प्रैक्टिकल रूप से संभव ही नहीं है। उसके लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है और ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है जिसको। जी बहुत। आज की बैठक जो बुलाई गई थी ऐसे जानकारी देने के लिए, जो हमारे श्रमिकों के हित में, जिसको श्रमिक यूनियन ने जो काम किया है, और उसके लिए हमारे खास करके जो श्रमिकों ने अपने हित के लिए जो एक कमेटी, एक यूनियन की चुनाव की है, वो रघुनाथ पांडे जी अध्यक्ष, बाकी अमरनाथ तिवारी जी वर्किंग प्रेसिडेंट, CDS कृष्णन जो कि जनरल सेक्रेटरी, और गोपाल जायसवाल जी जो ट्रेजरर, ये 4 अहम बिंदु हैं। बाकी सारे मेंबर्स का रोल बहुत बड़ा है। इन लोगों ने, जी मनीष दुबे जी जो डिप्टी प्रेसिडेंट, इन सब लोगों की एक टीम ने एक ऐसी समझौता पटल पे रखा है और अपने मैनेजमेंट से करवाया है कि जो श्रमिकों के हित की है, इन लोगों को जितवाया। वो सभी लोगों ने एक, समझिए कि आज बड़ी राहत की सांस लेंगे कि ये यूनियन अब वो पिछले वाली यूनियन की तरह, अब वही यूनियन हो या वही लोग हों, लेकिन फर्क यह है कि जब 21वीं शताब्दी की भारत बदलती जा रही है तो यूनियन के कार्य करने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी या जितने सारे टीम के लोग हैं, सब लोगों ने बड़ी आधुनिकता से इस निर्णय को लिया है, एक एक चीज़ों पे बड़ी पैनी निगाह रखी है। और खास करके मैं अगर MGB की बात करूं तो MGB एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और ये बेनिफिट जो है MGB का, ये सब उन लोगों को मिलेगा कि जो कि श्रमिक यूनियन में एक एक लोग अपने जीवन को, जिसको को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, जिसको को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, और शहर में वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं जिसको दिन रात हम लोग यूज करते हैं, चाहे वाटर फैसिलिटी हो,
बिजली की फैसिलिटी हो या फिर साफ सफाई हो, ये सारी यूटिलिटी सर्विसेज जुस्को ही करती है। और ये श्रमिक यूनियन इस शहर का ही नहीं, पूरी देश और पूरी दुनिया का एक सबसे बेहतरीन श्रमिक यूनियन है, क्योंकि इन लोगों ने जिस जिस पॉइंट पे आपको बात बताए हैं वो बहुत टेक्निकल पॉइंट है। और वो टेक्निकल पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसका लाभ लॉन्ग टर्म में मिलता है, जिससे एक एम्प्लॉय को या हमारे कर्मी को वो लाभ मिलता है और उससे वो संतुष्ट होता है। तो ये यूनियन बहुत बेस्ट काम की और बहुत बढ़िया समझौता किया, और इनके समझौता के लिए मैं बहुत साधुवाद दूंगा। और मैं सबको फिर से कहूँगा कि इसी तरीके का यूनियन होना चाहिए जो श्रमिकों के हित में काम करे, क्योंकि श्रमिक ही हमारे देश को, राज्य को, राष्ट्र को बनाने में खून पसीने को लगाते हैं। नमस्कार।